नमस्कार छात्रों। आज हमने एक प्रश्न लिया है, ये किसी छात्र ने पूछा है। प्रश्न ये है कि मैम कोई कहता है त्रिवेणी में बहुव्रीहि समास है, कोई कहता है द्विगु समास है। ऐसे ही और भी शब्द हैं जैसे पंचानन, अष्टभुज, दशानन, कमलनयन, पीतांबर, नीलांबर आदि। किस शब्द में क्या लगाएं समझ नहीं आता। देखो यहाँ पे जिसका ये प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न सिर्फ एक ही छात्र का नहीं है। अक्सर मैंने आपकी कमेंट बॉक्स में देखा है कि आप लोग अक्सर बहुत सारे ऐसे समास के शब्द लेकर आते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन सा समास है और मैम बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं काफ़ी दिनों से इस बात को नोटिस कर रही थी। हालांकि मैंने इससे पहले अपनी समास की वीडियो में आप लोगों को इस बात को क्लियर किया है, लेकिन एक बार मैं फिर इस बात को फोकस करती हूँ। जो यहाँ पे छात्र ने पूछा है, इसी बात को फोकस करते हुए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बात जाननी है कि जैसे हमारा समास है, हमारा समास क्या है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समास है क्या, और समास के जितने भी भेद हैं उन सब की परिभाषा क्या है। किसी शब्द में समास हम कैसे पहचान सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर बात आती है कुछ इस तरह के शब्दों की, जिन शब्दों में हमारे दो समास पाए जाते हैं। दो नहीं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं हमारे जिनमें तीन समास भी पाए जाते हैं। और ऐसा भी है कि हमारी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी आए हैं कि जब तीसरा समास भी हमें लगाना पड़ता है। तो हिंदी में जो हमारा यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस ने एक बार इस तरह का सवाल किया था, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगी। तो यहाँ पर देखना है कि जब इस तरह के कोई शब्द हमारे सामने आते हैं तो क्या हम कैसे समास का चुनाव करें। तो देखो, सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि जो भी जितने भी समास इस शब्द में आते हैं, अब जैसे मान लो ये पंचानन शब्द है, आप इसको चाहे द्विगु समास में रखें चाहे बहुव्रीहि समास में रखें, ये आपका अपना विचार है। दोनों ही हैं इसमें, हम कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें कम है या ज़्यादा है। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, कुछ बात आप लोगों से कुछ प्रश्न मैं करना चाहती हूँ। तो आप ये जानना चाहते हैं कि समास हम कैसे किस शब्द में निकालें, या कैसे किसी एक शब्द में दोनों समास मैंने ऐसे कैसे बोल दिए, और क्यों मैंने ये कहा कि किसी में कम या ज़्यादा नहीं है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो उसी चीज़ पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पूरा समास तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाली, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो लोग समास जानते हैं, जिन्होंने समास पढ़ा है, बस वो लोग इस बात को समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक देती हूँ कि जब हम समास की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ना समास का अर्थ समझना है। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। ये बात ध्यान रखिएगा और इस बात को आपको समझना है। जब भी कभी कोई चीज आपको प्रॉब्लम करती है, मैं हमेशा कहती हूँ, वो चाहे जीवन का कोई भी काम हो या आपके जीवन में कोई भी बात, जब जो आपको प्रॉब्लम देती है तो उसकी जड़ में चले जाओ, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस जड़ में ही है। जहां से वो प्रॉब्लम आई है वहीं पे आपको उसका हल मिलेगा। तो जैसे हम बात करते हैं समास हमें प्रॉब्लम करता है, तो समास के बारे में जानो कि समास है क्या। तो हम देखते हैं कि समास का जो एक, अगर हम अर्थ देखें तो समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना। तो ये छोटा करना इसका अर्थ आया है, तो सबसे पहले हमें इसकी गहराई को जानना है कि ये समास आया कहाँ से है। तो आप ये जानते हैं कि समास हमने, ये शब्द निर्माण की विधि है। क्या है? शब्द निर्माण की विधि। अब शब्द निर्माण की विधि में से एक विधि है समास। तो ये कैसे शब्द निर्माण करता है? तो ये करता है, जैसे अब हम शब्द निर्माण में देखते हैं कि संधि भी शब्द निर्माण की विधि है, उपसर्ग और प्रत्यय भी, और फिर हमारा ये समास भी। तो इन चारों का अगर हम अंतर समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जो संधि है वो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो करती है वो संधि में आती है। यानी हम दो शब्द अलग अलग लेते हैं, उन दो शब्दों में से एक का अंतिम वर्ण और एक का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर एक नया शब्द निर्माण करता है। यानी दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द मतलब शब्द में एक नए परिवर्तन के साथ आता है, तो वो हमारी संधि में आ जाता है, यानी उसमें वर्णों में अंतर आ जाता है। तो वो वाली विधि हमारी संधि विधि कहलाती है। तो उससे जो शब्द निर्माण हुआ वो संधि विधि से शब्द निर्माण। फिर उसके बाद उपसर्ग की बात करते हैं।
तो एक मूल शब्द होता है और मूल शब्द के आगे कुछ शब्दांश जोड़ दिया जाता है, तो वो शब्दांश हमारा उपसर्ग हो गया। तो यानी वो हमारा उससे जो शब्द बना वो हमारा उपसर्ग विधि से बना शब्द हो जाता है। और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में कोई शब्दांश जुड़ता है तो वो शब्दांश हमारा प्रत्यय कहलाता है, और उस विधि से बनने वाला शब्द प्रत्यय विधि से बना शब्द कहलाता है। अब बात करते हैं इसी तरह से समास की। तो समास फिर हमें बताता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम किसी एक शब्द में लाते हैं और उससे बना जो शब्द है वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? समास कहलाती है। तो वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया हमारी क्या है? शब्द को छोटा करना है, संक्षेप करना है। यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक हैं, तो हमारे पास एक पंक्ति है, उस पंक्ति को हमें एक शब्द देना है, और वही हमारी प्रक्रिया क्या है? समास है। तो हमें एक बात ये समझनी है सबसे पहले कि समास में जो समास का शब्द बन के आएगा वो एक शब्द होगा, पहली शर्त। यानी समास एक सामासिक पद या एक सामासिक शब्द वही है जो एक होगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, सामासिक पद क्या है? एक होगा। वो कोई दो टुकड़े नहीं हो सकते, दो या तीन शब्द नहीं हो सकता, कोई एक शब्द बन के आएगा। यानी हम दो, कम से कम दो, और अधिक से अधिक कितने भी, इतने सारे शब्दों का एक सार लेते हैं, और वही सार क्या है? समास है। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या है? समास। अब हमने इसके 6 भेद यहाँ पे रखे हैं। भेद कैसे आए हैं वो सारी चीजें अलग हैं, बस हम मानते हैं कि यहाँ पे अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय 6 हैं। पूरी डिटेल आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, या यहाँ पे अभी मैं उस प्रश्न पर रहना चाहूंगी जो आपको परेशान करता है। मान के चल रही हूँ आप सभी लोग समास को अच्छे से जानते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ, अव्ययी भाव में आपको पता है कि इसका पूर्व पद, ठीक है, इसका संबंध होता है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी भी समास के बारे में बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ आप सभी लोग इस समास के बारे में जानते हैं कि अव्ययी भाव का पूर्व पद क्या होता है? उपसर्ग या अविकारी शब्द होता है कोई, तो आप उससे पहचान कर लेते हैं। इसका जो पद होता है, प्रथम पद ही इसका मुख्य होता है, प्रधान होता है। जब द्वंद्व समास की बात करते हैं तो द्वंद्व हम झगड़ा को कहते हैं। झगड़ा किन में होता है? या तो विलोम होता है या तो पूरक होता है। पूरक मतलब एक दूसरे से कम ना हो, जो एक दूसरे के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो। तो दोनों पदों के बीच या तो आपको विलोम का संबंध दिखेगा या पूरक का संबंध दिखेगा। बहुब्रीहि समास में अन्य पद यानी कोई दोनों ही पद क्या होते हैं? बिल्कुल गौण होते हैं, और अन्य पद किसी तीसरे पद की तरफ प्रधानता निकलती है, किसी तीसरे पद को ऊपर लेके आता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको पता है। द्विगु में पूर्व पद होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है। और जो कर्मधारय है, इसमें दोनों पदों के मध्य या तो उपमेय उपमान का संबंध होता है या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो ये बात आपको पता है, और ये बात पता होने के बाद ही आपके सामने ये समस्या आई है कि अब इसमें द्विगु लगाएं कि बहुब्रीहि लगाएं, क्या लगाएं, है ना। तो ये चीज आपको पता है। अब हम बात करते हैं उन शब्दों की जब हमारे सामने ये शब्द होते हैं और ये समस्या हमारे सामने गंभीर रूप लेती है, कि जैसे शब्द है त्रिवेणी। अब मुझे ये बताइएगा, आपने देखा है, अब मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए सवाल दे रही हूँ। जैसे कुछ लोग कह देते हैं त्रिवेणी में कहेंगे कि नहीं बहुब्रीहि समास है, इसमें आप द्विगु नहीं लगा सकते। भाई कैसे नहीं लगा सकते आप द्विगु समास? आप कैसे रोक देंगे? आप हमारे दिमाग की सोच को रोक देंगे क्या? आप जब परिभाषा फॉलो कर रही है, जो द्विगु समास की परिभाषा है, उस परिभाषा में त्रिवेणी शब्द अगर पूर्ण रूपेण फिट हो रहा है तो आप कैसे रोक देंगे हमको कि हम उसमें द्विगु न लगाएं? तो यहाँ पे देखो, इसी बात को समझना है। जब बात आती है सिर्फ आपके सामने ये त्रिवेणी शब्द अगर आया हो, केवल ये शब्द, तो आप इसका समास विग्रह क्या लेंगे? हमारी किताबें हमें बड़ा ना अजीब से हमको क्या बताती है। किताबें कहती है कि अगर ऐसे लिखा हो ना, जहां 3 वेणी, वेणी मतलब यहाँ पे धारा के लिए आया है कि जहां 3 वेणी मिलती हैं, अगर ऐसे लिखा हो कि जहां 3 वेणी मिलती हैं, तो हम उसको करेंगे कि अर्थात संगम, ठीक है। तो अर्थात संगम कर देंगे। या फिर त्रिवेणी नाम भी आता है गंगा के लिए कि जिसकी 3 धाराएं, जहाँ पे गंगा की 3 धाराएं हो जाती हैं तो गंगा का नाम अर्थात गंगा हो जाएगा। तो आप चाहे संगम स्थान रखें उसको, या आप उसको गंगा रखें, जो भी रखें, मतलब एक तीसरा पद तो निकल ही रहा है। तो कहते हैं कि अगर ऐसे व्याख्या हो कि जहां 3 वेणी मिलती हैं तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। मुझे बड़ा फनी लगता है, सच्ची बता रही हूँ मैं।
आपको बता रहे हो, देखो गौर करना, मुझे बड़ा फनी लगता है ये। और जहां पे अगर इसका समास विग्रह हो कि तीन वेणी का समूह, तो आप इसको, क्योंकि समूह है वो दिगु को दिखाता है, तो आप इसको दिगु लगाना। अरे ये कौन सा लॉजिक हुआ? त्रिवेणी का मैं क्या अर्थ ले रही हूं ये मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है। मुझे इतना पता है कि त्रिवेणी मतलब तीन धाराएं। अब तीन धाराओं का एक जगह समूह मिलन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब चाहे वो समूह है या मिलन है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम इन दोनों में से कौन सा इसका अर्थ ले रहे हैं, मतलब कौन सी इसकी व्याख्या ले रहे हैं। अगर हम बात करें, हमें इतना पता है कि त्रिवेणी कह देने से अर्थात पद भी निकल रहा है संगम, ठीक है। त्रिवेणी संगम के लिए बोल देते हम, या अगर हम गंगा ही लेना चाहें इसका पर्यायवाची, तो हम गंगा ही कह सकते हैं, अर्थात गंगा, ठीक है। तो ये हमें बहुब्रीहि समास का भी भाव दे रहा है, बहुब्रीहि समास की परिभाषा में भी ये फिट हो रहा है बिल्कुल, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी है। लेकिन ये हमारी द्विगु समास की परिभाषा में भी फिट हो रहा है। द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है? प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। तिर, यहाँ तिर का प्रयोग हो रहा है तीन के लिए, तो ये तो द्विगु समास की भी परिभाषा को फिट कर रहा है। तो फिर भाई आप हमें कैसे रोक सकते हैं कि इसमें द्विगु समास नहीं है? जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, जो सब्जेक्टिव एग्जाम, अगर हमने सब्जेक्टिव एग्जाम में त्रिवेणी को अगर हमने द्विगु समास का उदाहरण दे दिया तो एग्जामिनर काट नहीं सकता। तो ऑप्शन में हमारा बेवकूफ क्यों बनाया जाता है? ठीक है, मुद्दा ये उठता है। अब ये मुद्दा मैं सबके लिए ही उठा रही हूँ, जो किताब लिख रहे हैं उनके लिए भी, जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी, और जो एग्जाम में एग्जामिनर उल्टे सीधे आंसर ऑप्शन दे के और हमारा बेवकूफ़ बना देता है, हमारा समय नष्ट करता है और सारी चीज़ें, उनके लिए भी मैं मुद्दा उठा रही हूँ यहाँ पर। क्या आप मुझे ये बताइए कि हमारे दिमाग में कौन सा भाव आ रहा है, आप किसको रोक सकते हैं? ठीक ऐसे ही है। अब मैं आपको बताती हूँ। तो यानी यहाँ पे मेरा कहना क्या है, मेरा पक्ष ये है कि त्रिवेणी में आपके दोनों समास आते हैं, बहुब्रीहि समास और द्विगु भी। आपका जो मन करे वो लगाइए, जो आपका दिमाग प्रधानता निकालता है। यहाँ पे सबके अपने अपने दिमाग हैं, सबको, किसी को त्रिवेणी से तीन धाराएं समझ में आता है और किसी को त्रिवेणी से संगम समझ में आता है। तो पहला पद जिसको उभर के आएगा वो उसमें वो समास लगा सकता है, कोई रोक थोड़ी ना सकता। अब पंचानन की बात करें, पंचानन के भी दो भाव आते हैं। किताबें वही कहती है, जहां लिखा हो पांच आनन का समूह, तो समूह जहां पे हो तो आप द्विगु कर देना। अगर ये हो पांच हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुख की बात कही है, ठीक है, तो पांच हैं आनन जिसके, अगर ऐसे हुआ हो और अर्थात ब्रह्मा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं इसको कि हम इसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और इसको पूरा कंप्लीट करने को, जिसके हमने अर्थात ब्रह्मा कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे अगर किसी एक छात्र को नहीं पता कि ब्रह्मा के पांच मुख हैं और वो अर्थात तो उसके दिमाग में नहीं उभर के आएगा, उसके दिमाग में तो क्या आएगा उभर के, उसके दिमाग में तो द्विगु आ जाएगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा है? अरे व्याख्या से कभी आपका समास नहीं निकल के आता बच्चा, व्याख्या से कभी नहीं। ये तो किताबों ने ना, जैसे क्या कहते हैं ना, हमारी हिंदी को, मैं सच बता रही हूँ, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमारी हिंदी को क्लिष्ट बनाने के लिए हमारे कुछ विद्वानों ने, अब क्या उनकी साजिश है कि हिंदी को सरलतम क्यों नहीं बना सकते भाई? ऐसा सरलतम बनाओ कि सारे बच्चे सीखें, विदेशी भी सीखें, सरलता से सीख लें। अरे जो मन करे आपका वो रखो। पंचानन का अर्थ आपको जो लेना है लो। पांच आनन का समूह, अगर आप पांच आनन का समूह कह रहे हैं, इसमें पंच पहला पूर्व हमारा द्विगु को भी दिखा रहा है। और अगर आपको समझ में आता है कि पांच आनन का जिसके पास पांच मुख थे उसको ब्रह्मा कहते हैं, तो आप बहुब्रीहि लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं बहुब्रीहि। भाई आपका सेंस कह रहा है ब्रह्मा और किसी का सेंस कह रहा है कि जिसके पांच मुख होंगे, उसको लग रहा है कि पांच मुख की बात हो रही है। तो पंचानन में आपके दोनों समास हैं, ठीक है, बहुब्रीहि भी और द्विगु भी। अष्टभुज, ठीक वैसी ही बात है, अष्टभुज भी। कोई कहता है आठ भुजाओं वाली, आठ भुजाओं वाली अर्थात दुर्गा हो गया। अब ये बताओ, अर्थात दुर्गा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सबको ही हमारी दुर्गा माता के बारे में पता हो सकता है हमारी हिंदी को सीखने के लिए कोई बाहर से आया हो, उसे ना पता हो हमारे देवी देवताओं के बारे में। और जब वो समास पढ़ने बैठता है तो वो इसका अर्थ लेता है अष्ट माने आठ, भुज माने भुजा, यानी आठ भुजा। अगर वो इसका अर्थ लेता है आठ भुजा से, तो वो इसमें क्या देखेगा? उसको तो इसमें द्विगु समास की परिभाषा ही दिखाई देगी ना। तो क्या वो आप मना कर दोगे, आप रोक दोगे कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते? तो वो कहेगा तो द्विगु समास भी आ रहा है इसमें, तो
परिभाषा तो उसमें भी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसे बना दिया है ना इतना जटिल पूरा हमारे समास और हमारी हिंदी को, तो आप सोचो, दिमाग लगाओ। मैं सच बता रही हूँ, मेरा विरोध मत करो, ये मत कहो मैडम ऐसे ही पढ़ाती है। मैं विरोध नहीं, मैं सीधा उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है। आपको सीखना है, रटना नहीं है, आपको सीखना है, समझना है, दिमाग लगाना है, अपना वाक्य, अपनी बुद्धि प्रयोग करनी है कि क्या इस पर दोनों समास की परिभाषाएं पूरी सटीक बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं। और जब पूरी सटीक बैठती हैं तो इसके अंदर दोनों समास हैं, यानी ये बहुब्रीहि भी है और द्विगु भी है। और मेरे ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि आता है, द्विगु आता है, मेरा जो मन करे मैं वो लगाऊंगा, या तो फिर एक ऑप्शन दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको दिमाग लगाइए, पूरा आपको समझ में आएगा। ऐसे ही दशानन है। जो व्यक्ति नहीं जानता कि दशानन रावण को कहते थे, जरूरी तो नहीं है कि सबने रामायण पढ़ी हो, जरूरी तो नहीं है। आज का हमारा समाज है, आज हमारे बच्चे नहीं जानते, छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछो, वो दशानन जानते ही नहीं है कि अर्थात रावण है। समझ रहे हैं ना। अगर ऐसा बच्चा जो नहीं जानता कि 10 मुख वाला अर्थात रावण की बात हो रही है, तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि 10 आनन का समूह ही तो उसके दिमाग में आएगा कि आनन मतलब मुख, 10 माने 10, संख्या आ गई, तो वो तो द्विगु रखेगा, वो कैसे इसमें बहुब्रीहि निकाल पाएगा। तो कहने का मतलब है, चाहे वो अर्थात से ले उसका अर्थ, चाहे उसे द्विगु से ले, इसमें दोनों ही समास है। यानी यहाँ जो हमारे ये तीनों चारों जो हमारे शब्द दिए हैं, ये शब्द वे हैं जिनमें अर्थात पद भी निकलता है, और ये हमारा संख्यावाची यानी पूर्व पद इसका संख्यावाची होने के कारण ये हमारा द्विगु भी होता है। तो यानी ये चारों शब्द जो हैं हमारे, इनमें दोनों समास हैं, और इसे कोई काट नहीं सकता, कोई ऐसा तर्क नहीं दे सकता कि नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो इसमें दोनों निकलते हैं, दोनों समास होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जो अगर कहे कि नहीं ऐसा है, तो आप कहिए कि कैसे आप निर्धारित करोगे कि हमारी बहुत सारी किताबें देती हैं कि आपका ऐसा लिखा हुआ हो जो समास विग्रह। भाई समास विग्रह आपके एग्जाम में कभी एग्जामिनर नहीं देता, समास विग्रह देके आपसे कभी नहीं पूछता वो समास। अगर समास विग्रह देके आपसे समास पूछता तो बहुत आसान हो जाता, आप तो आराम से रट सकते थे। लेकिन वो अर्थ आपको खुद निकालना पड़ता है, अपने दिमाग से निकालना पड़ता है, अपनी बुद्धि से निकालना पड़ता है। तो हमारी बुद्धि किसकी तरफ बढ़ती है ये हम पर निर्भर नहीं करता, पहला हमारा भाव जिसकी तरफ जाता है। तो दोनों ही भाव निकल रहे हैं। इस सत्य को आप नहीं नकार सकते कि इन चारों शब्दों में दोनों ही समास की परिभाषा पूर्ण रूपेण फिट होती है। जब दोनों समास की परिभाषा पूर्ण रूपेण फिट होती है, तो अब आप इसको नहीं नकार सकते कि इसमें बहुब्रीहि समास भी है और द्विगु भी है। इसके साथ इसमें तत्पुरुष समास भी है, और ये प्रश्न यूपीपीसीएस ने पूछा था, आया था इस तरह से। कैसे आप कहेंगे अब इसमें तत्पुरुष कहाँ से घुस गया? तो ऐसे घुस गया, अगर ये द्विगु समास सिद्ध होता है तो तत्पुरुष भी है, क्योंकि तत्पुरुष और द्विगु और तत्पुरुष में अंतर ही सिर्फ संख्यावाची का होता है, नहीं तो उसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान इसमें है। जब त्रिवेणी की बात करते हैं, 3 संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक वेणी प्रधान ना हो। पंचानन, इस 5 संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है इस पद में जब तक आनन मुख प्रधान ना हो। अष्टभुज, 8 संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक इसमें भुजा प्रधान ना हो। और इसी तरह से दशानन में 10 संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक इसमें आनन मुख प्रधान ना हो। उत्तर पद प्रधान हो गया, तत्पुरुष की समास भी इसमें एंट्री कर गया। और आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस में ये पूछा था, ये 2012, 13 या 14 के किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। एक ऐसा ही शब्द दिया था जिसमें बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास आते थे, बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों समास आते थे, और उसमें दोनों का ही नाम न देके एग्जामिनर ने पूछा था कि कौन सा समास है, और पहले ऑप्शन में तत्पुरुष लिखा था और डी ऑप्शन में कोई नहीं लिख दिया था। मैक्सिमम छात्र हमारे कोई नहीं लगा के आए थे, जबकि उसका उत्तर पहला ही था, तत्पुरुष समास, क्योंकि उत्तर पद प्रधान था। कर्मधारय हो गया तो उत्तर पद प्रधान, फिर आपका उसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्यों हमने तत्पुरुष समास के उपभेद में द्विगु को और कर्मधारय को रखा है? कभी आपको कोई टीचर समझाता है इस बात को? कभी आप समझते हैं इस बात को? किताब आपको समझाती है क्यों रखा है?
इसलिए रखा है क्योंकि दिगु और कर्मधारय की परिभाषा उत्तर जो तत्पुरुष समास है वही है, बस उसमें अंतर क्या होता है, एक में आपका विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध है और एक में संख्यावाचक पूर्व पद होता है। बस इतना अंतर है, आपको इसी बात को समझना है और यही चीज आपको आगे बढ़ाती है मतलब समझ में आनी चाहिए। 3 शब्द यहाँ पे दिए, फिर से वही, अब वो थे आपके दिगु, ये आ गए आपके कर्मधारय। अब बताइए मुझे कैसे अंतर होगा, ये बड़े परेशान करते हैं एग्जाम में, हमेशा 2-2 समास अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। अरे कुछ नहीं है इसमें। अब किताब आपको क्या कहती है, किताब कहती है जब कमल नयन का समास विग्रह आप लोग कमल के समान नयन, तो ये विशेषता को बता रहा है, तब तो इसको कर्मधारय में रखना। और किताब कहती है जिसके नयन कमल के समान हैं, अर्थात कृष्ण आ जाए या अर्थात विष्णु आ जाए या अर्थात राम आ जाए, तो तब ये आपका क्या हो जाएगा, तब ये आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। अरे ये कैसे कह दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा अर्थ लगा रही हूँ। समास विग्रह का कोई ऐसा कोई तय थोड़ी ना है दायरा कि आपको यही लगाना है इसका अर्थ। सिर्फ आपके सामने क्या शब्द होता है, कमल नयन होता है, आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप ये लिखें कमल के समान नयन वाला या कमल के समान नयन कहे, ठीक है। तो आप इससे आपके दोनों आते हैं, यानी अर्थात पद भी निकलता है और कमल से नयन की तुलना हो रही है, उपमेय उपमान का संबंध है दोनों के मध्य, कमल और नयन के मध्य, तो कर्मधारय भी होगा, ठीक है। पीतांबर, दूसरा प्रश्न देख लो, दूसरा शब्द पीतांबर, पीत माने पीला, ठीक है, पीला है, अंबर मतलब वस्त्र, इसका पीतांबर का अर्थ भी होता है, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, तो पीला वस्त्र हो गया। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो वस्त्र की विशेषता बता रहा है, ये वस्त्र की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध है तो भाव आपका कर्मधारय की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर कोई कहता है कि पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो पीतांबर कृष्ण को कहते हैं, अर्थात कहते हैं हम, तो आपने ये लिख दिया कि अर्थात कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये लगाइए कि आप कैसे, आप इसका अर्थ क्या लेंगे, पीला वस्त्र ये अर्थ लेना चाहेंगे या अर्थात कृष्ण लेना चाहेंगे। और पीतांबर धारी क्या हुआ, फिर पीतांबर धारी भी एक शब्द, तो पीतांबर धारी भी आता है। तो टोटल कंफ्यूजन यहाँ पे किताबें हमको देती हैं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, आपका जो मन करे लगाइए। बहुब्रीहि समास भी है अर्थात कृष्ण, और इसमें आप जो आपका वस्त्र की विशेषता बता रहा है पीत यानी पीला रंग, तो वो विशेषण विशेष्य का संबंध होने के कारण इसमें कर्मधारय भी है, ठीक है। उसी प्रकार से नीलांबर है, नीलांबर एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत कम ही, पीतांबर तो फिर भी हमारे छात्र थोड़ा सा रटा लेते हैं, नीलांबर एक ऐसा शब्द है जो नहीं समझ में आता, अर्थात पद इसका। तो अब जब इसका अर्थात पद नहीं समझ में आएगा, आप ये बताइए आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको नीलांबर का अर्थात पद पता है कि नीलांबर अर्थात ये। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि नीलांबर का अर्थात क्या है। तो फिर आप क्या लगाओगे भाई, आप अपने दिमाग में यही लाओगे ना जो आपको पता है कि नीला है, अंबर यानी वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसा है, नीला है, तो आप कहेंगे इसमें तो विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो ये तो कर्मधारय होना चाहिए, आप इसको कर्मधारय बोलेंगे। लेकिन जिसको पता है कि नीलांबर अर्थात शनि, शनि के लिए कहा गया है नीलांबर, तो वो तो कहेगा कि बहुब्रीहि समास है, क्योंकि नीला, नीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात शनि। तो जिसको इस बारे में पता है वो कहेगा कि ये तो बहुब्रीहि समास है। तो आप समझ रहे हैं ना, दोनों परिभाषाएं फॉलो करता है ये शब्द, दोनों परिभाषाएं, और जब दोनों परिभाषाएं फॉलो करता है तो इसके अंदर दोनों समास हैं, दोनों समास, और दोनों समास के साथ साथ तत्पुरुष समास भी है, क्योंकि उत्तर पद प्रधान इन शब्दों का भी है। कमल नयन, अगर नयन नहीं है तो कमल का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। नयन किसके जैसे हैं, कमल के जैसे, फोटो तो दिमाग में नयन की बनती है, ठीक है। पीतांबर, अगर वस्त्र नहीं है तो पीला रंग का कोई अस्तित्व नहीं है, वस्त्र है मुख्य, वस्त्र है प्रधान। इसी तरह से अंबर,
तो नीले रंग का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो उत्तर पद प्रधान इसमें भी होता है। आप ये जानते हैं द्विगु समास हो या कर्मधारय समास हो, उत्तर पद प्रधान उसमें है ही। क्यों है? क्योंकि वो तत्पुरुष का उपभेद माना गया है, तत्पुरुष के अंदर ही आता है। ठीक है, तो बस मेन चीज ये है, आपको परिभाषा को फोकस करना है। जो आपकी परिभाषा दी गई है आपको उसे समझना है, इन शब्दों में सारी चीजें, यानी आप देख सकते हैं कि जो भी आया। अब आप इसमें अब आता है मुद्दा कि हमारी परीक्षा में आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, परीक्षा में आने का मैं बता देती हूँ जो आज का चलन है, नहीं तो आपका जो मन करे, आपके दिमाग में जो आए आप वो लगा सकते हैं। परीक्षा का चलन क्या है, सभी हमारे जो किताबें हैं, हमारे टीचर हैं, सब यही कहते हैं कि बहुब्रीहि समास बड़ा होता है, इसलिए बहुब्रीहि समास लगेगा। तो बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, होते तो सारी चीजें, पर यह है कि आप क्योंकि अर्थात पद को हम लेके चलते हैं, अर्थात पद ये नाम भी रखे हैं, चलन में है, तो आपको अगर मिले, मान लो दोनों मिल जाते हैं, तो आप सबसे पहले इनके लिए ये जितने भी शब्द हैं बहुब्रीहि समास लगा देना। और ये भी मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जो ऑब्जेक्टिव, जिनके सिर्फ चुनना होता है ABCD में से कौन सा चुने, उन छात्रों के लिए। जिनका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, उनकी जो मर्जी आए, जिस शब्द को जिस उदाहरण के रखना चाहें, चाहे आप अपने, अगर वो द्विगु है तो द्विगु में रखें, अगर आप वो बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर नहीं काटेगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, क्योंकि आप उसमें उस परिभाषा को फिट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ऑब्जेक्टिव के लिए आप उसमें बहुब्रीहि पहले लगा सकते हैं, अन्यथा आप कोई सा भी लगाइए। और अगर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को गलत करता है तो परिभाषा के साथ उसके पास भेज दीजिए, वो आपके आंसर को सही करेगा। ये वर्तमान समय में कुछ ज़्यादा ही हमारे इन सारी चीज़ों को मुद्दा बना दिया है। अन्यथा आपका जो एग्जामिनर है, जो जिन शब्दों में 2 या 2 से अधिक समास होते हैं, उनमें से किसी एक जो आंसर उसे लेना होता है, उस एक आंसर को वो देता है, बाकी सबको हटा देता है जो उसे पूछना होता है। तो वो क्या करता है, कभी आपसे कमल नयन के लिए कभी आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि रख के दे देगा, ठीक है, कभी बहुब्रीहि दे देगा, कभी बहुब्रीहि दे देगा, और कभी वो दूसरा ऑप्शन आपको कमल नयन के लिए कर्मधारय दे देगा। ठीक है, कभी कर्मधारय दे देगा। तो वो उसकी मर्जी करती है, वो जैसा आपसे आंसर लेना चाहता है वो वैसा आपको ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, तो अगर दोनों आ जाते हैं तो आज के टाइम में आप बहुब्रीहि लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको कर्मधारय दिखता है तो कर्मधारय भी लगाइए। ठीक, चलो, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। और समास के लिए डिटेल आपको पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल पर आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर दिया हुआ है। बाकी मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ कहना चाहती हूँ, हिंदी को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, उसको अंदर जाकर देखिए। आप अगर हिंदी को सही ढंग से पढ़ते हैं तो आप ये जानेंगे कि हिंदी के शब्दों में ही उनकी पूरी परिभाषा निहित होती है। कोई भी शब्द आप उठाइए, हिंदी का कोई भी शब्द है, उसके अपने शब्द में ही पूरी परिभाषा निहित है। और परिभाषा जहां आपने फिट कर दी वो एक फॉर्मूला है। परिभाषा क्या होता है? एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से आप दुनिया के सारे शब्दों को चेक कर सकते हैं कि ये वास्तविकता में है क्या। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।